हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 20 सितंबर 2018 को जो ग्रुप डी में आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 सितंबर 2018 को शाम को 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का जो शिफ्ट था, उसका साइंस का क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वह समीकरण 2Cu + O2 ये बनाता है 2CuO डैश का एक उदाहरण है। ये पूछा गया कि ये किसका उदाहरण है। ये जो अभिक्रिया हो रहा है, ये किस चीज़ का अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब दो अलग अलग जुट के एक बना रहा है, यानी कि ये प्रोडक्ट मिल के एक दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है, एक सिंगल, यानी कि ये और ये मिल के, ये दोनों मिल के एक बना रहा है सिंगल, यानी कि ये दोनों का संयोजन हो रहा है और एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे CuO का विघटन होता और टूट के कॉपर और ऑक्सीजन अलग हो जाता, ठीक है, अलग हो जाता, तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाता, ये कहलाता है अपघटन अभिक्रिया। क्योंकि टूटता है, जब टूटता है तो अपघटन होता है, और जब मिलता है, जब दो मिल के एक बनाता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। यहीं पे अपघटन अभिक्रिया भी हम लोग देख लिए, जब एक टूट के दो बन जाता है तो अपघटन अभिक्रिया हो जाता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया होता है कि मान लेते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट, एक है एक्स और वाई के साथ ये कंबाइंड है ऑलरेडी पहले से, एक जेड के साथ ये रिएक्ट करवा दिए जब हम इसको, और ये जो जेड है इस एक्स से ज़्यादा रिएक्टिव है। जब रिएक्टिव टेबल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जेड जो है अगर एक्स से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये जेड क्या करेगा, इस एक्स को यहाँ से हटा देगा और जेड वाई बना लेगा और इस एक्स को अलग कर देगा। ठीक है, तो ये क्या किया, यहाँ पे विस्थापित कर दिया किसको, तो एक्स को विस्थापित कर दिया जेड के द्वारा। तो इस तरह के जो अभिक्रिया होता है, ये जो रिएक्शन होता है, इसको बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक आता है दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, पहले तो एक विस्थापन हो गया, दूसरे पर दोहरा विस्थापन हो गया, या फिर दोहरे अपघटन अभिक्रिया। दोनों ही कंडीशन में आयन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, आयनों का एक्सचेंज होता है। ये इसी का एक अगला क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया या फिर जो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होता है, दोनों में सेम चीज़ चलता है। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है, तो जो अभिकारक होता है उसके अंदर में आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, कैसे, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, किसको, NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ये जब हाईली एसिड यानी कि HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है NaCl और क्या यहाँ से निकलता है, पानी। ठीक है, वाटर यानी कि H2O। तो आयनों का आदान प्रदान, यानी कि देखिए सोडियम जो है, ये सोडियम में कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव आयन, और OH में नेगेटिव, फिर H में पॉजिटिव और क्लोरीन में नेगेटिव। देखिए Na पॉजिटिव जब नेगेटिव के साथ मिला, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हुआ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और बना लिया NaCl। और जब OH नेगेटिव जब H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट किया तो ये बना लिया क्या, ये बना लिया H2O, यानी कि बना लिया कितना, क्या बना लिया, पानी बना दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दोहरी अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयनों का आदान प्रदान हो जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पूछा गया है कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी डैश होनी चाहिए। देखिए, जब आप साउंड पढ़ेंगे तो उस पर एक चीज़ पढ़ना पड़ता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इस पर क्या होता है, सेम होता है जिस तरह की प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, जब कोई मीडियम से लाइट टकरा के जब वापस मुड़ जाता है, इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अगर यही सेम कंडीशन, अगर कोई साउंड है, साउंड का सोर्स है, वहाँ से साउंड आ रहा है और कोई मीडियम है उससे टकराया, ये टकराने के बाद जब ये वापस जब मुड़ जाता है इधर इधर, तो इसे ही कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे, ठीक है, अब यह मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि बहुत सारा पहाड़ियों का श्रृंखला है,
ठीक है। इस तरह बहुत सारा पहाड़ी, आप पहाड़ी एरिया में जाने के बाद चिल्लाते हैं, बहुत से किसी का नाम लेते हैं तो वो नाम बार बार गूंज गूंज के आपके कानों तक आता है, ठीक है। ये इक्को होता है, यानी कि ये जो साउंड होता है ये बार बार गूंज जिसको बोला जाता है, इक्को का मतलब होता है गूंज, गूंज जिसको बोलते हैं। तो हमारे कान तक आता है और फिर आता है, फिर एक साउंड गया, फिर एक आया, यानी कि जैसे, या फिर हम अभी जो बात कर रहे हैं आप लोग से, मेरा जो आवाज़ है आप लोग सुन रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ई बात कर रहा हूँ, इस तरह से चलता है। तो एक एक ध्वनि निकलता है, ये आपके कान तक जाता है। अब वो कितना देर तक रहता है, 0.1 सेकेंड तक रहता है। उसके बाद फिर दूसरा, जैसे कि मैं, तो म एक बार आया और 0.1 सेकेंड तक रहा वो और ख़त्म हो गया, फिर ई, फिर 0.1 सेकेंड तक रहा और फिर वो ख़त्म हो गया। तो रिटेंशन पावर जो कान का होता है ना 0.1 सेकेंड, यानी कि ध्वनि को मात्र 0.1 सेकेंड के लिए ही वो पकड़ के रखता है और उसके बाद नहीं तो फिर अगर ज़्यादा समय तक, मान लीजिए 1 मिनट तक अगर कोई ध्वनि को पकड़ के रखता, तो एक चीज़ जो मैंने बोला ए, तो ए आपके कान तक 1 मिनट तक रहता, उसके बाद दूसरा साउंड आता। तो ऐसा तो नहीं होता है, हम लोग तुरंत कोई भी चीज़ को सुन लेते हैं। यानी कि जो रिटेंशन पावर है कान का, यानी कि सुनने का जो कैपेसिटी है, यानी कि जो पकड़ के रखने का कैपेसिटी साउंड को 0.1 सेकेंड होता है, ठीक है, 0.1 सेकेंड होता है। तो टाइम तो मुझे पता चल गया कि भाई टाइम कितना होता है, 0.1 सेकेंड होता है कान का सुनने की कैपेसिटी होता है, जो यानी कि रिटेंशन पावर कितना होता है साउंड को पकड़ने का, 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब जो ध्वनि की चाल होता है कहाँ पे, एयर में कितना होता है, तो चाल जो होता है, यानी कि इसका जो वेलोसिटी बोल लो या फिर चाल बोल लो, चाल कितना होता है, 344 मीटर पर सेकेंड, ये होता है इसका चाल होता है, 344 मीटर पर सेकेंड होता है ध्वनि में, ध्वनि के चाल होता है एयर में, ठीक है। और जब एक साउंड, यहाँ से कोई साउंड जब जाता है और किसी मीडियम से टकराया, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से टकराया, ठीक है, ये मान लेते ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ये मुड़ जाता है। तो देखिए ये यहाँ से गया साउंड, ठीक है, साउंड जो है यहाँ से साउंड गया एक बार, अब फिर टकरा के आया 2 बार, यानी कि एक डिस्टेंस गया डी और फिर डिस्टेंस आया डी, यानी कि 2D, यानी कि डिस्टेंस को हम लोग कितना ले लेंगे 2D, टाइम ले लिए कितना 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, और चाल कितना ले लिए 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और डिस्टेंस कितना ले लिए 2D डिस्टेंस ले लिए 2D। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो चाल मेरे पास कितना 344 मीटर पर सेकेंड, तो 344 मीटर पर सेकेंड चाल बराबर दूरी कितना मेरे पास है, तो दूरी है 2D, तो 2D डिवाइडेड बाई कितना 0.1 सेकेंड, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब जब इसको 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 7 14 और फिर 2 दूनी 4, 272। अब इसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17.2 मीटर, ये 17.2 मीटर जो होता है इसका जो न्यूनतम दूरी होता है वो 17.2 मीटर होता है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे चलते हैं, 1 किलोवाट आवर डैश के बराबर होता है। देखिए 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर अगर टिक नहीं किया हुआ रहता तो कितना ऐसे बच्चे थे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो बना देते, मतलब इसको याद था कि 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। बहुत कम होगा, बहुतों को याद होगा लेकिन बहुतों को नहीं याद होगा। तो देखिए ये याद करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन है कि एग्ज़ाम तक आपको दिमाग में रखना, एग्ज़ाम के प्रेशर में ही भूल जाते हैं कि देखिए यहाँ पे 3.6 अब पावर में क्या था, 10.8 10⁸ था, 10⁹ था, 10⁶ था, 10⁶ था, वहाँ पे मतलब एग्ज़ाम हॉल में ये भूल जाते हैं। तो इसको आप लोग अगर याद रख पा रहे हैं और एग्ज़ाम में लिख पा रहे हैं, मतलब इसको करेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो देखिए 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट आवर हम लोग मालूम है किलो का मतलब 1000 होता है, ठीक है, और किलोवाट दे रखा तो इसको वाट में हमको चेंज करना पड़ेगा, तो 1 × 1000 ये हो जाएगा वाट में, ये वाट में चेंज हो गया। अब घंटा दे रखा है यहाँ पे आवर को हम लोग किस में SI यूनिट में सबको लेना है, यानी कि सेकंड में चेंज करना है। तो घंटा को सेकंड में चेंज करेंगे तो पहले मिनट में 60, फिर सेकंड में कितना हो जाएगा 60, तो 6 × 3600 मल्टीप्लाई कर दो 3600 से, ठीक है। अब इसको देखो 36 दे करके 5 को 0 हो जाएगा, यानी कि 36 2 और 5 को 0 बैठा दो। अब
पॉइंट में दे रखा है, तो आप देखिए कि कितना 3.6 में सब में दे रखा है, तो 3.6 में तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 3.6 इंटू 1 2 3 4 5 6 10⁻6 जूल। यही तो आंसर में दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इसको आप इजी से एग्जाम में, अगर आप ये याद रखने का कोई झंझट ही नहीं है, आपको याद रखना ही नहीं है, आपको बस मालूम होना चाहिए कि तोड़ना कैसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। देखिए यहाँ भी वही किया, 6 सब में दे रखा है, उसका पावर चेंज कर दिया है। इसका जो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। हमको ये याद है, कैसे याद है, हमको पता है कि पृथ्वी में दिन और रात 24 घंटे का होता है, तो इसका पावर में सिर्फ 24 हो जाएगा, 10⁻24, तो 6 इंटू 10⁻24 kg हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक 800 kg की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिए मास दे रखा है कितना, 800 kg, 800 kg 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, यानी कि यहाँ पे दे रखा है मेरे को v दे रखा है, u नहीं दिया, u बराबर 0 हो जाएगा, u बराबर 0, क्योंकि स्टार्ट कहीं से किया होगा 0 से, और ये जो वेलोसिटी इतना की चाल से चल रही है, यानी कि अभी का चाल दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, इसको हमको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर से मीटर में जानते हैं, तो क्या होता है 5/18 करते हैं। देखिए इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली तोड़ के 1000 से, तो 18 × 90, यानी कि 5 × 25 कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका वेलोसिटी। ठीक है, अब हमको निकालने क्या है कि फोर्स पूछा, लगाया गया बल, और फोर्स बराबर क्या होता है, F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो पता है 800 kg है, इंटू एक्सेलरेशन कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि 25 - 0 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को 0 दे रखा है, और फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 25, तो 25 - 0 यानी कि 25, और डिवाइडेड बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम मेरे को कितना दे रखा है, 5 सेकेंड, टाइम दे रखा 5 सेकेंड, तो 5 × 25 और 8 × 40, यानी कि 4000 न्यूटन, 4000 न्यूटन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ देखिए कि ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक लगाने का मतलब है कि नेगेटिव हो रहा है एक्सेलरेशन, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, रिटार्डेशन में हमेशा क्या होता है, साइन होता है नेगेटिव का, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। अच्छा, नेगेटिव तो दिया नहीं होगा, दिया नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव माइनस 4000 न्यूटन कहीं रहता तो वो करेक्ट हो जाता। ठीक है, यहाँ दिया नहीं, तो इसी को अभी टिक करना पड़ेगा। और ये जो नेगेटिव साइन जो है ना, ये नेगेटिव साइन इसका वैल्यू को नेगेटिव नहीं करता है, ये सिर्फ ये बताता है कि भैया यहाँ पे ना स्पीड कम हो रहा है, बस यही है इसका। फूल के नर प्रजनन भाग को कहा जाता है, देखिए फूल के नर प्रजनन भाग को कहा जाता है। तो आइए देखते हैं फूल का पार्ट सब क्या क्या होता है। देखिए फूल में जो मेन जो पार्ट होता है, मेन दो पार्ट होता है इसका, एक होता है फीमेल पार्ट जो कि ये है, और एक होता है मेल पार्ट जो कि ये सब है, ये सब मेल पार्ट है। फीमेल पार्ट एक ही रहता है, मेल पार्ट बहुत सारा रहता है। ठीक है, तो फीमेल पार्ट में जो होता है ये वाला पोर्शन, इसको बोला जाता है स्टिग्मा, इसको बोला जाता है स्टाइल, और इसको बोला जाता है ओवरी, और यहीं से फल वल जो भी बनता है सब यहीं से बनता है, ओवरी से। ठीक है, और इन तीनों को एक साथ बोला जाता है पिस्टल। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए ना इंग्लिश नाम भी याद रखने के लिए। हिंदी नाम में कई बार एग्जाम में ये होता है ना कि हिंदी की जगह पे इंग्लिश ही ऑप्शन में डाल देता है, तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को पूछा गया कि मेल पार्ट का, यानी कि नर पार्ट का, तो नर पार्ट देखिए ये है मेरे पास नर पार्ट, ये जो पोर्शन है ना नर का, इसको बोला जाता है एंथर। ठीक है, और ये जो लंबा जैसे हो इसको बोला जाता है फिलामेंट। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ जो है एक साथ कंबाइन करके इसको बोला जाता है स्टेमेन, और स्टेमेन को ही बोला जाता है पुंकेसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुंकेसर, स्टेमेन को ही बोला जाता है। ये जो स्टेमेन है दोनों को इंक्लूड करके, एंथर और फिलामेंट को जब इंक्लूड एक साथ हम लोग बोलते हैं स्टेमेन, और उसी को बोला जाता है पिस्टल या पुंकेसर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुंकेसर, यानी कि स्टेमेन। ठीक है, आगे चलते हैं। एक प्रतिरोधक की लंबाई L है, उसके अनुप्रस्थ काट यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है A, और उसका जो रेसिस्टेंस है R दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग को पता है क्या कि रेसिस्टेंस यानी कि R बराबर क्या होता है, ρL/A ये होता है। चूँकि यहाँ पे बोला गया है ना कि उसी मटेरियल का, ये तो मटेरियल को रो जो होता है ना मटेरियल को देखा है,
प्रतिरोध है जो उसी पदार्थ का, देखिए यहाँ पे लिखा है जो उसी पदार्थ का, क्योंकि मटेरियल सेम है तो हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, रो से अब हमको कुछ लेना देना नहीं, यानी कि अब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं R = L/A, ठीक है। ये तो हो गया पहला वाला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन में बोल दिया कि अगर अब हम लंबाई को L/2 कर देते हैं, R डैश बराबर क्या बोल दिया है कि अगर लंबाई को L/2 कर दे रहे हैं, जो लंबाई जो L दे रखा है इसको L/2 कर रहे हैं, तो अगर 2 कर दे रहे हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो उसको 2A कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको 2A कर दे रहे हैं, यह मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2A कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या आएगा, तो L डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4A। अब हमको पता है कि R बराबर L/A, तो R बराबर L/A तो हो जाएगा, मतलब अब क्या बचेगा 1/4, तो तो यानी कि R बराबर अब मेरे पास कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि R/4, यही तो दे रखा है, ठीक है। यानी कि जो R का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा R/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? देखिए कोशिका विभाजन में सक्षम कौन सा उत्तक है, ठीक है। तो आपको हिंदी में आप इसको देखिए ना, विभाज्योतक, जो विभाजन करता है, विभाज्योतक उत्तक, ठीक है, इसी को कहा जाता है। इसी को जो विभाजन के लिए जो जिम्मेदार होता है ये होता है विभाज्योतक उत्तक, ठीक है। देखिए प्लांट टिश्यू को आप लोग देखते हैं, दो तरह का इसमें होता है मेन टिश्यू, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो विभाजन करता है, यानी कि जिसके सेल में अभी भी डिवीज़न हो रहा है। एक होता है परमानेंट टिश्यू जिसका सेल में अब डिवीज़न रुक चुका है, अब डिवीज़न नहीं होता, अब वो परमानेंट हो गया, ठीक है। तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही कहा जाता है विभाज्योतक उत्तक। अब ये कितने तरह का होता है, तो ये होता है 3 तरह का, एक होता है एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू में भी अब देख लीजिए सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, फिर फ्लोएम, जाइलम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब होता है। तो हम लोग को मेन अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विभाज्योतक उत्तक होता है वो कौन सा होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो विभाजन करता है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आगे भी पूछा गया है। नेक्स्ट जो है 12 ओम के एक प्रतिरोध, ठीक है, 12 ओम के यानी कि रेजिस्टेंस दे रखा 12 ओम के एक प्रतिरोध, तो R दे रखा कितना 12 ओम, I मेरे को दे रखा कितना 1 एम्पियर, ठीक है, कि स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है इस प्रतिरोध से 1 मिनट में। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 मिनट, टाइम दे रखा है 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट बराबर कितना, यानी कि 60 सेकंड, क्योंकि हमको SI यूनिट में ही लेके चलना है। 60 सेकंड प्रवाहित होने वाला था, आवेश पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोगों को मालूम है कि I बराबर क्या होता है Q/T, यानी कि करंट किसको बोलेंगे कि 1 सेकंड में जितने धारा प्रवाहित होती है उसे ही क्या कहा जाता है, करंट कहा जाता है। जितने चार्ज फ्लो होता है उसी को करंट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया कि इसको हमको पूछा गया Q, यानी कि चार्ज कितना जो आवेश होगा वो पूछा गया, चार्ज का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो Q बराबर हम लिख सकते हैं I × T, और I का वैल्यू दे रखा कितना 1, और T का वैल्यू कितना दे रखा 60, 1 × 60 बराबर 60, और ये कितना हो जाएगा 60 कूलम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का कूलम में हम लोग लिखते हैं, तो 60 कूलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था, ठीक है, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे। देखिए जब मेंडलीव जी ने अपना काम किया था तब उस समय 63 तत्व ज्ञात थे, ठीक है। इस पीरियडिक टेबल में जो ग्रुप डी में जो 2018 में है ना, जो भर के जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, भर के, तो देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसी में से क्वेश्चन जो है ना, मतलब इसी में से डाला गया है। तो हम इसी को इसीलिए सबको अलग करके एक साथ आप लोग के लिए लिख दिए ताकि आप लोग को एग्जाम याद रहे। सबसे पहले डोबेरानर जी आए थे, वो क्या बोले कि भैया देखो हम पीरियडिक टेबल बना रहे हैं, ठीक है, पीरियडिक टेबल में हम 3-3 का ग्रुप बनाए, ट्राइड किए, ठीक है, इसीलिए इसको नाम बोला गया है डोबेरानर का ट्राइड। इसको रेड से थोड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है, डोबेरानर का ट्राइड त्रियक नियम। इसने क्या बोला कि 3-3 का ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। 3-3 का ग्रुप बनाने के पहला क्या कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम,
पहला ग्रुप में जो था ये रखा, ये जो रखे थे पहला ग्रुप में सोडियम को रखे, पोटेशियम लिथियम को रखे, सोडियम को, पोटेशियम को रख दिए। दूसरे में कैल्शियम, स्टेंटियम और बेरियम को रखे। तीसरे में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखे। और इन्होंने कहा कि देखो कि ये जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला है और ये जो तीसरा वाला है, इन दोनों के जब हम एवरेज करेंगे यानी कि औसत निकालेंगे ना, जब इन सब ये दोनों का एटॉमिक मास का औसत निकालेंगे तो ये जो तीसरे वाले हैं ना बीच वाले, इसके एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से जब कैल्शियम और बेरियम का एटॉमिक मास का जब एवरेज निकालेंगे ना, दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज निकालेंगे तो ये स्टोंटियम के बराबर होगा। इसी तरह से फिर बोले जब क्लोरीन का और आयोडीन का जब निकालेंगे तो ब्रोमीन के बराबर होगा। और ये चल भी रहा था, बहुत बढ़िया से चल रहा था। लेकिन जब ये भाई साहब का जब ये इससे पाला पड़ा ना, नाइट्रोजन से, फॉस्फोरस से और आर्सेनिक से, तब ये रूल यहाँ पे काम नहीं किया, यानी कि लिमिटेशन हो गया ये वाला। तो ये पूछा गया कि लिमिटेशन कहाँ पे था डोबेन आयरन का, तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक में इसका लिमिटेशन था। ठीक है, यहाँ पे एक काम करना बंद कर दिया और इसके बाद किसी में भी नहीं काम किया। ठीक है, तो ये इसका यहीं से लिमिटेशन शुरू हो गया था। तो डोबेन आयरन का ये था त्रिएक नियम। और ये तीनों को आप लोग को याद रखना, पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा डोबेन आयरन का त्रिएक नहीं है। तो ये चारों दे देगा, ऑप्शन ए में ये देगा, बी में ये देगा, 3 में ये और सी में ये, डी में ये दे देगा। तो आपको बताना है कि कौन सा त्रिएक नहीं था, तो इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगले इसके बाद ये इसका तो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद आया न्यूलैंड भाई, बोला कि डोबेन आयरन को कुछ नहीं आता है, वो सिर्फ 3 का दिया ना, हम 8 का देंगे। पहले वो 3 का दिया तो अब हम 8 का देंगे। तो ये ऑक्टेट लॉ लेके आ गया, यानी कि ये भाई साहब क्या किया कि 8 का ग्रुप, बोला कि तुम 3 का बनाएगा तो हम 8 का ग्रुप बना देंगे। ठीक है, 8 का ग्रुप बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बोला गया कि ये जो पहला वाला है ना, ये 8वें के बराबर होगा, यानी कि 8वें के इक्विवेलेंट होगा। इसका जो गुणधर्म होगा ये 8वें के बराबर होगा, इसके गुणधर्म के जैसा होगा। इसका जो दूसरा वाला होगा ना, जो 9वां वाला आएगा उसके बराबर होगा। इसका जो तीसरा वाला होगा ना, वो जो 10वें वाला आएगा उसके बराबर होगा। इसी तरह से चलता रहा और इस तरह से चल भी रहा था बहुत अच्छी तरीक़ा से। तब तक चला जब तक कि कैल्शियम सामने ना हो गया। जैसे कैल्शियम तक आया यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक लागू हो गया। कैल्शियम के बाद किसी में भी ये फिर नियम नहीं चला, फिर से ये ख़त्म हो गया। यानी कि इसका जो लिमिटेशन था वो कैल्शियम तक ही था। और उस समय कितना जो टोटल एलिमेंट कितना ज्ञात था, तो 56 एलिमेंट ज्ञात था। ठीक है, तो पूछा गया है कि न्यूलैंड के जो पीरियडिक टेबल में कितने एलिमेंट ज्ञात था, तो 56। ये भी पूछा गया कि पहला एलिमेंट क्या था, तो हाइड्रोजन, और अंतिम एलिमेंट क्या था, तो थोरियम था। ठीक है, अब आप लोग को बताना कि थोरियम का एटॉमिक मास बताना है और एटॉमिक नंबर बताना कितना होता है। ठीक है, और आप लोग को इसको कमेंट में कीजिएगा कि थोरियम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होता है। ठीक है, इसके बाद ये तो यहाँ पे न्यूलैंड का तो ये तो ख़त्म हो गया। आप लोग जितना बता रहे हैं हर एक पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको इसी में एग्जाम में आपको मिल जाएगा कितने बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद आया मेंडलीव जी। मेंडलीव जी ने बोला कि अब तुम लोग दोनों को कुछ नहीं आता, सिर्फ एक 3 का ग्रुप दे दिया, एक 8 का ग्रुप दे दिया, तो ऐसे थोड़े पीरियडिक टेबल बनता है। तो बोला मैं बनाता हूँ, और इसने एक प्रॉपर वे में एक स्ट्रक्चर तैयार किया। कौन? मेंडलीव जी ने पीरियडिक टेबल का फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने रो और कॉलम में जो है ना एलिमेंट को रखना शुरू किया, रो और कॉलम में रखना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसी कारण से एक स्ट्रक्चर दे दिया जो आज के जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है इसी आधार पे चल रहा है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर रो और कॉलम में, इसी कारण से इसको जो है ना फादर ऑफ पीरियडिक टेबल कहा गया। फादर ऑफ पीरियडिक टेबल कहा गया किसको? मेंडलीव को। और फादर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बाद पूछे तो मोज़ले को कहा जाता है। ठीक है, कहा गया था। जब ये जो पीरियडिक टेबल बना रहे थे ना, तब उस समय टोटल एलिमेंट कितना ज्ञात था? 63। देखिए न्यूलैंड में कितना था, कितना एलिमेंट ज्ञात था? तो 56 था। याद रखिएगा इसको, न्यूलैंड में 56 था। और इसके बाद जो आया मेंडलीव वाला उसमें कितना था? 63 था। ये 63 एलिमेंट था टोटल। ठीक है, पहला वैज्ञानिक जिसमें ग्रुप और पीरियड में दिया। ठीक है, अब इसमें तो अब सवाल उठता है कि कितना ग्रुप था और कितना पीरियड था। तो इसमें 8 ग्रुप था। ये जो बनाए थे ना ग्रुप और पीरियड, तो उसमें 8 को ग्रुप दिया था। ग्रुप कहते हैं इस तरह के रेखा को ग्रुप, और इस तरह के ये जो लेटी हुई रेखा होती है ना उसको बोला जाता है पीरियड। तो ये जो था 1 2 3 4 5 6 7 करके इस तरह 8 था, और ये जो रेखाएं थी ना ये 6 तक था, 1 से लेकर के 6 तक था। ठीक है, तो ये कितने ग्रुप था?
तो 8 गो ग्रुप था और 6 गो पीरियड था इन्होंने दिया, और इन्होंने साथ में कुछ कुछ स्पेस खाली रखा। जब ये बना रहे थे तो कुछ कुछ जब सजा रहे थे, और इसने एक चीज़ इसका लिमिटेशन जो था, लिमिटेशन हो गया इसमें कि इसका जो इन्होंने भी जो बनाया ना, तो एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में बनाया था, ना कि एटॉमिक नंबर के। बस यही इसका इनका जो था ना बहुत बड़ा डिमेरिट्स था। ठीक है, तो अब ये जो बना रहे थे तो एटॉमिक मास पहला ये जो रखा, अब इससे थोड़ा सा ज़्यादा मास इस वाला रखेगा और जिसका गुणधर्म आपस में थोड़ा थोड़ा मिल रहा हो, फिर इसके बाद वाला रखा। तो देखा गया कि फिर इसके बाद जो रखना था तो वहाँ पे उसका गुणधर्म इससे नहीं मिल रहा था, तो वो जो स्थान था वो खाली छोड़ दिया, और कहा गया कि जो इसके स्थान पे जो आएगा ना, इसके बाद यानी कि जो इसके बाद जो आएगा वो इका के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे बताया गया था कि स्कैंडियम के बाद जो आएगा ना, उसको स्कैंडियम की जगह पे जो आएगा उसको बोला जाएगा जो बोरॉन के पहले, यानी कि जो बोरॉन के पहले जो आएगा तो इक्का बोरॉन। ठीक है, इक्का बोरॉन। तो स्कैंडियम के जो स्कैंडियम जो अभी जो जिसको हम लोग स्कैंडियम जो है अभी आवर्त सारणी में स्कैंडियम, इसके जगह पे पहले वो जो रखा गया तो उसको इक्का बोरॉन के नाम से जाना जाता था। इसी तरह से जो गैलियम है उसके जगह पे इक्का एल्यूमिनियम के नाम से जाना जाता था। फिर इसी तरह जो इक्का सिलिकॉन था उसके जगह पे अब जर्मेनियम को ले आया गया। ठीक है, ये तब तक ये तीनों को खोज नहीं हुआ था। अब बाद में इन तीनों को जब खोज हुआ तो इनका नाम ये जो था इक्का बोरॉन इक्का एल्यूमिनियम, इसको हटा के ये सब तीनों को रखा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि स्कैंडियम के इक्का बोरॉन की जगह पे कौन सा लाया गया, तो स्कैंडियम। इक्का एल्यूमिनियम की जगह पे कौन सा आया, तो गैलियम आया। इक्का सिलिकॉन की जगह पे कौन सा लाया गया, तो जर्मेनियम को लाया गया, यानी कि इसको खोज हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे जितना जो पॉइंट लिखा हुआ है सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। अच्छा, यौगिक होता क्या ये बताइए। यौगिक होता है, देखिए यहाँ पे इसका हम उदाहरण लिख दिए, एक थोड़ा सा लिख दिए, जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके रासायनिक बंधों द्वारा आपस में मिलकर एक नए पदार्थ निर्माण करते हैं, इस नए पदार्थ को ही यौगिक कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं कि जल, यानी कि H2O में क्या, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जब मिलता है एक निश्चित प्रोपोर्शनल में, यानी कि हाइड्रोजन का 2 एटम होना चाहिए और ऑक्सीजन का 1 एटम होना चाहिए, और निश्चित रूप से जब इसी रेशियो में मिलेगा ना तो ही उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे अमोनिया NH3 होता है, क्लोरीन सिर्फ Cl होता है, Cl, ये तो सिर्फ एक एटम हो गया Cl क्लोरीन, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अमोनिया में NH3 है, 2 या 2 से अधिक है, 2 है। पानी H2O होता है, 2 है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब किसी प्रतिरक्षा बल यानी कि रेसिस्टेंस फोर्स, ठीक है, जब कोई प्रतिरक्षा बल F का विपरीत दिशा में लगाया जाता है, F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो क्या, मान लो कि एक बड़ा सा पत्थर है या कुछ भी हो, इधर से मैं धक्का दे रहा हूँ, अब इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसी के अगेंस्ट में एक फोर्स लग रहा है, तो बोला गया कि तो दो दशाओं के बीच का जो कोण है, इन जो दिशा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके बीच का जो कोण है ये कितना डिग्री का बन रहा है, देख लीजिए 180 डिग्री का बन रहा है। एक सीधी रेखा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का बन रहा है। पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल को छुटकारा पा सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इससे पहले शायद एक क्वेश्चन आया था, और शायद किसी पार्ट में जो ये जो 8वां पार्ट है जो इस साइंस का, किसी पार्ट में शायद ये सेम क्वेश्चन आया था, और उसमें मैंने गलती से शायद इवेपोरेशन बता दिया था। इवेपोरेशन अगर होगा तो आप लोग प्लीज़ उसको सुधार लीजिएगा। इवेपोरेशन नहीं होता, ये ट्रांसपोर्टेशन, वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन, माफ़ कीजिएगा, ट्रांसपीरेशन होता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन, तो इसको बोला जाए तो वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपीरेशन होता है। ये होता क्या है, देखिए ये पत्तियाँ होती है, अब पत्तियाँ में छोटे छोटे छिद्र होता है जो हम लोग को जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो क्या होता है, ये जो छिद्र होता है वो अगर जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो ये एक्चुअली में इस तरह से होता है,
ये इस तरह से, और इसी को बोला जाता है स्टोमाटा। और यहीं से जल का जो होता है ना, जब बहुत ज़्यादा जल आता है तो ये पूरा ये इस तरह से फूल जाता है और फिर जल को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, ठीक है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। इसका क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन। और अगर पूछा जाएगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पे होती है तो ये हो जाएगा स्टोमाटा। आगे चलते हैं। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या है, यानी कि वर्क डन पूछा है यहाँ पे। तो देखिए 10 न्यूटन और वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पता है, फोर्स कितना है, हाँ 10 न्यूटन पता है हमको। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2 मीटर तक का डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है, तो 2 मीटर तक का डिस्प्लेस। ये क्यों दिया था, ये आप लोग को दिमाग घुमाने के लिए दिया है। 5 केजी इसको नहीं लेना है। ठीक है, 10 दूगुनी 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 20 जूल हो जाएगा। वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, 20 जूल, और ये 20 जूल आप लोग को दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि न्यूटन का जो नियम है ये किस पे है, तो ये या तो मोशन पे होगा या फिर रेस्ट में होगा लागू। मोशन या रेस्ट, या तो विश्राम में या फिर गति में होगा लागू। ये तो इसी में तो होता है न्यूटन का गति का नियम। उच्च वेग, हाँ उच्च वेग में होगा, वेलोसिटी में। विश्रामित या विश्रांति, हाँ होगा। धीमे चलने यानी कि इसमें भी होगा। प्रकाश के वेग के साथ समतुल्य वेग के साथ गति करने में, देखिए प्रकाश के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जा रहा है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से किसी तरह से न्यूटन का कोई रिलेशन है, कुछ भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के वेग के साथ तुल्यांकन वेग में गति करने की। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनॉन को में कार्यात्मक समूह है, देखिए प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन में कौन कार्यात्मक इकाई है, यानी कि कार्यात्मक समूह है। तो आप लोग देख लो प्रोपेनॉन, ONE। ठीक है, ONE। लास्ट में आप लोग देखिए क्या था, प्रोपेनॉन, ऑन, ONE, ऑन आ रहा है, ऑन, तो ऑन किसके होता है, तो ये होता है कीटोन में। ठीक है, इसी तरह से ऑल यहाँ पे दे रखा, ऑल की जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल के लिए होता है ऑल। ठीक है, अल्कोहल। ठीक है, इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप में भी रखा जाता है ऑल, और इसको जो सिंबल दिया जाता है OH से। ठीक है, इसी तरह से आप लोग जितना होगा यहाँ पे जो सारा मेंशन किया हुआ है आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कीटोन। ठीक है, प्रोपेनॉन, ONE यानी कि कीटोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी होता क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड, देखिए जब कोई मेटल या फिर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, तो अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। अगर मेटल का ऑक्साइड बनाता है तो ये किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। लेकिन कोई ऐसा शैतान लोग होता है ना, बोला कि नहीं हम तुम्हारे साथ भी रहेंगे और तुम्हारे साथ भी रहेंगे, दोनों के साथ रहेंगे। तो ये जो होता है इसी को बोला जाता है एम्फोटेरिक नेचर, कि ये तो जो होता है ना ये क्षारीय प्रवृत्ति में और अम्ल प्रवृत्ति में दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि दोनों के साथ संयोग कर जाता है, उसे बोला जाता है एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे कि बायोलॉजी में एक होता है एम्फीबियंस, ये जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। इसी तरह से यहाँ भी होता है कि जो बेसिक नेचर का भी होता है, बेसिक नेचर के साथ भी ऑक्साइड बना लेता है और एसिडिक नेचर के साथ भी ऑक्साइड बना लेता है, तो उसको बोला जाता है एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड उसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब उभयधर्मी ऑक्साइड किसको किसको कहेंगे, तो जैसे कि Al2O3। ठीक है, जैसे कि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसी तरह से होता है, एक होता है लेड, PbO। ठीक है, लेड ऑक्साइड। एक होता है ZnO, आपको 4 याद रखना है, 1 2 3, और एक होता है टीन का ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड। ठीक है, तो एक हो गया Al2O3, एक हो गया PbO, एक हो गया ZnO और एक होगा
SnO। तो ये आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड, ठीक है। ये आप लोग को 4 याद रखना, इसी चारों में से पूछा जाता है। ये चारों ही एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक पिकोमीटर डैश के बराबर, ये तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण थी। देखिए, जीवन की उत्पत्ति तभी हो सकता है जब वहाँ पे ऑक्सीजन हो। अब यहाँ पे पूछा कि जीवन की उत्पत्ति से पहले, तो जिसमें ऑक्सीजन हो वो तो होगा नहीं। तो देखिए, ऑक्सीजन इसमें दिया है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। ऑक्सीजन देखिए इसमें भी दे रखा है, ये भी ख़त्म, ये 2 तो ख़त्म हो गया, ये वाला और ये वाला तो ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन तो होगा ना। अब ये बचा और ये बचा मेरे पास, ठीक है। वायुमंडल में डैश मिश्रित होते हैं, लेकिन जब विस्फोट हुआ, यानी कि जिसको बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है, जब अंतरिक्ष जब बना, हम लोग को कैसे बना? जब विस्फोट हुआ, बहुत भयंकर एक विस्फोट हुआ था। विस्फोट हुआ तो उस समय में हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा निकला था, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब देखिए हाइड्रोजन गैस किस में है? तो हाइड्रोजन गैस सिर्फ इसी में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ये तो एक छाँटने का तरीका हो गया। आप लोग को ये याद रखना, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 और मीथेन, ये सब जिसमें होगा, ये जो गैस का जो एक समूह है जो था जब जीवन की उत्पत्ति से पहले वायुमंडल में, ये सारा गैस था। क्या था? मीथेन था, NH3 था, CO2 था और H2 था, ठीक है। एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाएं, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, एक्चुअली में ये मैथ का ही क्वेश्चन है, मैंने पता लगाया तो ये मैथ का क्वेश्चन है। लेकिन आप लोग को इसमें एक चीज़ मैं बता, आप लोग इसको, आप लोग होमवर्क है, आप लोग को बता के हमको आप लोग सिर्फ आंसर नहीं, क्योंकि आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है। आंसर नहीं, आप लोग इसको सॉल्यूशन के साथ हमको बताइएगा कि इसमें कौन सा होगा, और आप लोग कौन सा, सबसे पहले तो आप लोग बनाइए इसको पॉज मार के, और हमको बताइए कि क्या आंसर एक बार में आया। आप लोग कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हैं? देखिए 2 तरीका मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। 5-4 बोला गया कि एक व्यक्ति के वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC की संख्या इतना है और प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रहे। तो 2 दिन के बाद पूछा गया कि RBC की संख्या कितनी होगी। तो RBC की संख्या पहले कितना था? ये था। अब 2 दिन के बाद, ठीक है, हर एक दिन में कितना बढ़ रहा? 5%, यानी कि 105/100। और दूसरा दिन भी कितना बढ़ा? 105/100। एक तरीका तो ये हो गया। आप लोग अभी तुरंत आप लोग बताएंगे कि कौन तरीका से, आप लोग दिमाग में अपने खुद से बोलिए कि हम कौन तरीका लगाते हैं। अब दूसरा तरीका है, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका में क्या है कि 54000 मल्टीप्लाई बाय, क्या बोला? पहले दिन 5% और फिर दूसरे दिन 5%, यानी कि 10% बढ़ा। 10% बढ़ा मैंने 110%, 110/100। आप लोग बताइए कि कौन सा तरीका लगा के आप लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग, जो भी बच्चा ये तरीका लगा रहा है, तो मैं तो कहूँगा ये गलत है। आप लोग को अभी तैयारी और करना है। ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। क्योंकि देखिए पहले दिन 5% बढ़ा, पहले दिन 5% बढ़ गया। अब जितना बढ़ा उसका ना कि इसका, ना कि सिर्फ इसका, बल्कि जितना आया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जिसका आया, फिर उसका 5% बढ़ा, यानी कि उसका फिर 5% बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि तो इसीलिए हम लोग 110% डायरेक्टली लेके नहीं चल सकते हैं, हम लोग 5% लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के मैथ में जब भी क्वेश्चन आएगा और आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा ना इसको, तो आप लोग को ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। मास नियत रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता, यानी कि द्रव्यमान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा द्रव्यमान। एक माध्यम जिसका अपवर्तक यानी सूचकांक यानी कि म्यू दे रखा है, म्यू का वैल्यू दे रखा है कितना? म्यू बराबर दे रखा है 1.5। देखिए कई बुक में ना इसको न्यू लिखा है, न्यू भी लिखा है। तो आप लोग म्यू ले लीजिए या फिर न्यू ले लीजिए, दोनों में से कोई टेंशन नहीं है, आप लोग कोई भी लेके बना सकते हैं। तो म्यू अपवर्तनांक जो दे रखा है 1.5 दे रखा है। में प्रकाश की गति डैश होती है, ठीक है, प्रकाश की गति डैश है। माध्यम में पूछा गया, माध्यम में प्रकाश की गति क्या होगा? तो ठीक है, हम लोग को पता है, एक फॉर्मूला हम मालूम है कि म्यू बराबर क्या होता है,
प्रकाश की गति किस में, वैक्यूम में, और प्रकाश की गति किस में, मीडियम में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि जो लाइट की जो वेलोसिटी होता है, गति जो होता है ना, ये कहाँ पे, वैक्यूम में यानी कि निर्वात में, और जो लाइट की जो वेलोसिटी है यानी कि जो चाल है वो कहाँ पे, मीडियम में। तो आपको ये फॉर्मूला आप लोग को लेके चलना है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, CV/CM। ठीक है, तो म्यू बराबर CV/CM, यानी कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में, लाइट की स्पीड मीडियम में, और लाइट की स्पीड वैक्यूम में हमें मालूम है कितना होता है, 3 × 10⁸ ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और CM ये तो हमको निकालना है CM, और म्यू का वैल्यू हमको दे रखा है 1.5। तो ठीक है, CM को इधर ले जाए, म्यू 1.5 को नीचे ले आते, यानी कि CM बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाई 1.5, 1.5 गुना 3, यानी कि 2 बार में ये कट जाएगा, 1.5 गुना 1.5 दूनी 3 हो जाएगा। तो 2 × 10⁸ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2, देखिए Al2SO4 का थ्राइस द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए इसका ये जो सूत्र है ये हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट का, आप लोग ये 3 अभी मैं बताऊंगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO3 का, SO4 का थ्राइस। ठीक है, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। दूसरा आता है एल्यूमिनियम सल्फाइड। एल्यूमिनियम सल्फाइड का क्या होता है, तो एल्यूमिनियम सल्फाइड देखिए इसका हो जाता है Al2SO3 का थ्राइस, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फाइड। इसको भी आप लोग को याद रखना। और एक होता है एल्यूमिनियम सल्फाइड, देखिए ये होता है एल्यूमिनियम सल्फाइड, ट है यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फाइड, और ये है ड एल्यूमिनियम सल्फाइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सल्फाइड और एल्यूमिनियम सल्फाइड, तो एल्यूमिनियम सल्फाइड का क्या हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम सल्फाइड को होता है Al2S3। तो आप लोग को तीनों याद रखना है। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फाइड का होता है Al2SO3 का थ्राइस, और एल्यूमिनियम सल्फाइड का होता है Al2S3। ठीक है, तो आप लोग ये तीनों याद रख लीजिए, तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। आगे चलते, मरुस्थलीय पौधे में उपचर्म या फिर एपिडर्मल पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में भी मैं कोई क्लास में एक बता चुका हूँ। देखिए ये जो मरुस्थलीय पौधा होता है ना, तो इसमें पत्तियाँ तो होता नहीं, पत्तियाँ हो जाता है कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाता है, और जो ये होता है इस तरह से, उस पर इस तरह कांटे लगा होता है। ठीक है, ये होता है पत्तियाँ, और ये जो स्किन टाइप का जो रहता है ना, एक लेयर लगा रहता है, एक पूरा लेयर रहता है इस तरह से लगा हुआ, मोम जैसा रहता है, ये बहुत ही स्मूथ होता है, और इस लेयर को बोला जाता है क्यूटीन। क्या बोला जाता है, क्यूटीन। ठीक है, क्यूटीन बोला जाता है। और इसी क्यूटीन की वजह से ट्रांसपीरेशन नहीं होने देता, जिस कारण से देखिए मरुस्थलीय पौधों में जल यानी कि पानी की बहुत ज़रूरत पड़ता है, पानी वो मिलता नहीं, इसीलिए जो पौधे होते हैं ना अपने अंदर से पानी को ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर नहीं निकलने देने के लिए यहाँ पे मोम जैसा एक पूरा उसका जो होता है ना, नागफनी का देखा होगा पौधा, उसमें आप छुइएगा तो देखिएगा कि एक मोम जैसा प्लेन बहुत ही स्मूथ लेयर रहता है, उसी को बोला जाता है क्यूटीन। वो इसलिए होता है ना कि क्योंकि पानी का जो ट्रांसपीरेशन होता है वो नहीं होने, वो बंद रखता है, उसके थ्रू वो नहीं होने दिया जाता है, जिससे कि पानी का जो अत्यधिक मात्रा में पानी निकले ना वहाँ से। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो बोर्ड वालों ने ये ऑप्शन दे रखा था, क्यूटीन कहीं पे नहीं दे रखा था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूटीन। और बोर्ड वाला ने ये दे सेलुलोज लिग्निन कटीन, ये क्यूटीन होना चाहिए, कटीन दे रखा है और वसा दे रखा है, इसलिए इसको जितने भी स्टूडेंट था सबके लिए यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया इस क्वेश्चन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्यूटीन। ठीक है, क्यूटीन, आपको ये क्यूटीन हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था गाइज। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।